हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट 6। ऑलरेडी मैं आपको ऑसिलेशन यानी दोलन के 5 पार्ट करा चुका हूं। थ्योरी आपकी फिनिश हो गई है, ठीक है। देखो, आपने अगर मेरे लेक्चर लगातार देखने, चाहे ऑसिलेशन हो, चाहे कोई ग्रेविटेशन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं हमेशा टॉपिक के साथ क्वेश्चंस कराता हूं। अगर मान के चलो मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया है, ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड के बेसिस पर, उसके आवर्तकाल के बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं करा चुका हूं। क्वेश्चंस मैं आपको लगभग करा चुका हूं, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन मैं पूरी वीडियो के अंदर 5 पार्ट के अंदर नहीं कवर कर पाया हूं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने करा दिए, लेकिन कुछ स्पेशल केस के क्वेश्चंस जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं वो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये आपको पहले मैं 3 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखे। अगर आप कोई सीबीएसई बोर्ड के हैं तो मैं इंग्लिश बोलता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। किसी सरल लोलक में लटके गोलक का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए। सरल लोलक मतलब पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, उसके अंदर जो बॉब होती है, देखो ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये जो बॉब है इसको हम क्या बोल रहे हैं, गोलक। इसका मास है मान के चलो m स्टार्टिंग में। अब बोल रहा है अगर इसका मास आधा कर दिया जाए, यानी पहले m था, अब बाद में यानी m डैश कितना कर दिया जाए, पहले का आधा, इसका आधा कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का मान कितना होगा ये मैं बताना है। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहा था तो ये चीज आपको समझाई थी कि टाइम पीरियड किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। यानी टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लंबाई पर निर्भर करता है और जी पर डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल टाइम पीरियड बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। सिर्फ 2 ही बातों पर निर्भर करता है। मास का या कोई मतलब नहीं, क्या फॉर्मूले के अंदर मास दे रखा है, नहीं दे रखा। इसका मतलब मास कम हो, ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो टाइम पीरियड पहले था टी, जब मास m था तब टाइम पीरियड क्या था, टी, तो अभी भी टाइम पीरियड टी ही होगा। आपको फॉर्मूले के अंदर कहीं मास नहीं दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको समझाया था ये अपने मास पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसका डायमेंशन क्या है, ये गोलाकार है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायमेंशन पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी डज नॉट चेंज, नो चेंज। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे क्वेश्चन देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के यानी अर्थ की रेडियस के तुल्य कर दी जाए। यानी जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है, अगर वो अर्थ की रेडियस के बराबर कर दी जाए, लेंथ जो है, तो इसका आवर्तकाल होगा, यानी उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन है 84.6, 59.8 मिनट, और ये आपको ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन भाई एक्स रूप में पूछा जा चुका है, एक्स रूप में पूछा जा चुका है। अब देखो, टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था सिंपल पेंडुलम का, ये रहा, टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी। एल की जगह क्या पुट कर दो आप, आर, रेडियस ऑफ अर्थ, तो देखो 2 पाई आर अपॉन जी। मेरे भाई जी कितना होता है 9.8, आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो मेरे भाई देखो, इसको जब सॉल्व करोगे आप, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, रूट में कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर, यानी 6/4 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 9.8। ये आपका आ गया टाइम पीरियड। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी वैल्यू को, तो मिनट में ये वैल्यू निकल के आएगी 84.6 मिनट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो याद रखना, जब आप सिंपल पेंडुलम यानी
सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक की लंबाई को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर पुट कर दोगे तब उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा 84.6 मिनट। आप इसको वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोलन करता हुआ लोलक रुक जाता है, यानी ये पेंडुलम था और ये ऑसिलेशन करता है, इधर से उधर जा रहा है। अब क्या करा, ये आके रुक गया। क्या कर गया, रुक गया, बीच में आके रुक गया। ये मोशन कर रहा था, ऑसिलेशन कर रहा था और आके रुक गया। क्योंकि ऊर्जा, बिकॉज एनर्जी, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल जाती है, ऑप्शन डी नष्ट हो जाती है। तो मेरे भाई एनर्जी ना तो कभी खुद से जनरेट होती है ना उसको आप खत्म कर सकते हो, तो ऑप्शन डी तो बकवास है, कोई मतलब नहीं है इस बात का, आप सीधा सीधा देख रहे हो, नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ये समझ गए। यहां मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर कुछ चीजें, मैं इसको रफ कर दूं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये पेंडुलम है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पेंडुलम है, यहां पर ये अपनी मीन पोजीशन पर है। कहां, ये मीन पोजीशन पर यानी माध्य स्थिति पर। मैंने आपको बताया था यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। मैंने आपको वेलोसिटी क्या बताई थी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, क्या बताया था आपको, ए ओमेगा। फिर मैंने बताया था अगर पार्टिकल यहां पहुंच रहा है तो ऐसे केस में यहां डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था पॉजिटिव है। काइनेटिक यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी बताई थी, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी बताई थी मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे कितनी बताई थी, 0। जबकि यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई थी आपको मैंने, मैक्सिमम। ये बात है, क्लियर है। सेम इस केस में इधर जाएगा तो सेम आपको चीजें बताई थी, एक्स बराबर पॉजिटिव है और ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन आप देखो उसने बोला कि अगर ये पेंडुलम आके रुक जाए तब जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होगी। मेरे भाई आपने देखा है अगर ये पेंडुलम रोटेट हो रही है, सॉरी अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रही है, दोलन कर रही है इस तरीके से, तो इस पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लग रहा होगा, घर्षण लग रहा होगा। हम ऐसा मानते हैं कि फ्रिक्शन तभी लगता है जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और करेक्ट करो, एयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन लगता है। एयर के अंदर भी क्या लगता है, रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग। तो हुआ क्या, जब ये मोशन कर रहा होगा तो हवा इसको रोक रही होगी, तो एक टाइम बाद ये रुक जाएगा। किसकी वजह से रुक रहा है मेरे भाई, हवा इसको रोक रही है, क्या, एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध, क्या बोलते हैं इसको, वायु प्रतिरोध, जो कि क्या है, एक तरीके का फ्रिक्शन है। क्या है, फ्रिक्शन। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, घर्षण। जैसे इंग्लिश में और बोल देते हैं एयर ड्रैग, या इसे ही बोल देते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, लगभग ये फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो एक टाइम बाद घर्षण का काम क्या होता है, बॉडी को रोक देता है। और घर्षण के अंदर क्या होता है मेरे भाई, जो एनर्जी डेवलप होती है वो होती है हीट एनर्जी। क्या होती है, हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा। तो फ्रिक्शन के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है वो कौन सी होती है, हीट एनर्जी। और हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टाइप का फ्रिक्शन होता है, तो ये भी क्या होगा, हीट एनर्जी। तो यहां इस केस में जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होगा तो वो रुक रहा होगा, तो उसका हवा प्रतिरोध कर रही होगी। तो हवा जब प्रतिरोध कर रही होगी यानी फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा तो एनर्जी जो वो किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, ऊष्मा ऊर्जा में। तो आपका आंसर क्या होगा, हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में। इतनी बातें क्लियर है, इनको मैं रफ करूं, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन 4 है वो ये बोल रहा है कि एक लिफ्ट GY3 त्वरण यानी एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गतिमान है, ऊपर की तरफ चल रही है। इसकी छत से, इसकी सीलिंग से सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा यदि स्थिर लिफ्ट में इसका आवर्तकाल T है। यानी
देखो ये लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट से छत से एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बंधी हुई है, ठीक है, और ये बॉब है, इसका मास m है। ये पेंडुलम ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से, g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें बताना है। जब इस स्थिर लिफ्ट का, जब इस लिफ्ट के अंदर ये पेंडुलम रखी हुई है स्थिर एकदम, तब उसका आवर्तकाल कितना था, t था। तो अब जब ये g/3 से ऊपर जा रही होगी तब इसका आवर्तकाल कितना होगा। ऑप्शंस आपको गिवन है। मैंने आपको क्या क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था जब ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं उसको हमेशा क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। और आपको फॉर्मूला क्या बताया था, t बराबर 2π√L/g+a। ऊपर जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और g कहां लग रहा है इसका, नीचे, तो क्या हो जाएगा g+a, और ये कितना है ऊपर की तरफ, g/3। एक ही जगह क्या पुट कर दूं मैं, g/3। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो g+g/3 कितना हो जाएगा, 3g यानी 4g/3। तो इसको लिख देता हूं मैं 4g/3। और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करूं तो 3 को कहां ले जाऊं मैं, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3L/4g। इतनी बात क्लियर है। ये कब का टाइम पीरियड है, जब ये g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। मान लो ये टाइम पीरियड कितना है, t'। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी पहली मान लो। जब ये लिफ्ट कांस्टेंट, यानी यदि लिफ्ट स्थिर लिफ्ट में इसका आवर्तकाल क्या होगा, ये लिफ्ट रुकी हुई है यानी एक्सेलरेशन क्या है उसका, 0, स्थिर है वो, तब टाइम पीरियड कितना होगा मेरे भाई, तब आपको पता है, मैंने पढ़ा चुका हूं, कितना हो जाएगा 2π√L/g। ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड। हमें क्या निकालना है, t' निकालना है। अब सिंपल कर दो, डिवाइड कर दो एक दूसरे को। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2π से 2π गया। अब मेरे भाई देखो ये क्या होगा, √g से √g जाएगा, और √L से √L चला गया, बचा क्या 3/4। और देखो 4 को बाहर निकालोगे रूट में से तो बचा क्या 2। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं इसको, t' बराबर √3/2 लिख सकता हूं। 4 को रूट में से बाहर निकालोगे तो 2, और t कहां पहुंच जाएगा इधर, तो t' कितना आ गया, √3 t इधर पहुंच जाएगा t/2। इतना टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, √3 t/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो आप पहले, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं रफ कर दूं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्प्रिंग नियतांक वाली, और उनका स्प्रिंग नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है, K1 एंड K2 वाली स्प्रिंगों को उनकी उस सीमा तक खींचा जाता है जब तक उनकी स्थित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर न हो जाए। मतलब दो स्प्रिंग को तब तक खींचा जाता है जब तक उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या न हो जाए, बराबर। तो आरोपित बल, जो एक्सटर्नल फोर्स है जिससे हम उसको खींच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आरोपित बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। तो पहली वाली पर F1, दूसरी वाली पर F2 का अनुपात होगा, रेशियो हमें बताना है। जैसे मेरे भाई देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो F1 फोर्स से, इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स या आरोपित बल। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है, K1। एक दूसरी स्प्रिंग है, इसको किससे खींच रहे हैं, आरोपित बल F2 से, यानी एक्सटर्नल फोर्स बोल दो या अप्लाइड फोर्स। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक क्या दे रखा है, K2। ये हमसे ये बोल रहा है कि तब तक इनको खींचा जाता है जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा दोनों की क्या न हो जाए, बराबर। यानी दोनों की पोटेंशियल क्या न हो जाए, एनर्जी बराबर। तो हमें इस केस में इसका, इस आरोपित बल और इसका दोनों का क्या निकालना है, रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आरोपित बल का मैंने आपको क्या पढ़ाया था, F बराबर -kx। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट अगर बाहर हो रहा है तो फोर्स कहां लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इतनी बात क्लियर है। तो F बराबर -kx। अब यहां मैं सीधा सीधा लिख दूं कि F बराबर kx माइनस kx, मतलब दोनों फोर्स के, दोनों स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकता हूं, -k1 बट्टे -k2 इंटू x1 बट्टे x2। माइनस से माइनस को खत्म कर दो आप, ये मैं लिख सकता हूं दोनों स्प्रिंग के लिए, F1 बट्टे F2 बराबर K1 बट्टे K2 इंटू x1 बट्टे x2।
अब मुझे क्या है, मुझे K1 K2 की फॉर्म में देना है, तो मेरे पास K1 K2 तो है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, x1 बट्टे x2, ये हमें निकालना है। तो अभी उसने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी की दोनों क्या हो जाए, बराबर, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है U और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों की क्या है, बराबर, ठीक है। इसको U1 बोल दो, इसको U2, लेकिन दोनों क्या दे रखे हैं, U1 बराबर U2 बराबर। तो मेरे भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो आप, हाफ K1 x1 का स्क्वायर, भैया आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया x1, इसको कितना डिस्प्लेस किया x2, ये क्या हो जाएगा हाफ K2 x2 का स्क्वायर। क्लियर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो हाफ से हाफ खत्म। अब आप देखो K1, एक काम करो x1 बटे x2 निकालना है, तो यहां से देखो सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर बराबर K2 बट्टे K1, और ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ कर दो, इधर क्या आ जाएगा रूट, तो x1 बट्टे x2 क्या आ गया, रूट K2 बट्टे K1। तो यहां पुट कर सकता हूं मैं कि K1 बट्टे K2 इंटू x1 बट्टे x2 कितना हो जाएगा, K2 बट्टे K1 किसमें, रूट में। ठीक है मेरे भाई, अब इसको कर लो। देखो K1 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट K1 इंटू रूट K1 लिख सकता हूं इसको, तो एक रूट K1 से एक रूट K1 बचा क्या ऊपर, रूट K1। यहां इसको क्या लिख सकता हूं, रूट K2 इंटू रूट K2, एक रूट K2 से रूट K2 गया, बचा क्या नीचे, रूट K2। तो मेरे भाई फोर्स का रेशियो क्या आ गया F1 बट्टे F2 का, रूट K1 बट्टे रूट K2। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बातें क्लियर है, ठीक है। ये एक बार समझ लो पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी में कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, क्या करते हैं, किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क है वो किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx²। बात समझ में आ रही है, तो ये मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में समझा चुका था। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, देखो ये वाला, देखो खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करा करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्प्रिंग स्थिरांक के, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के वाली एक स्प्रिंग को काटकर दो हिस्सों में इस प्रकार काट दिया जाता है कि, इस प्रकार ये किए नहीं, इस पर काट दिया जाता है, इस पर काटा जाता है कि एक हिस्सा दूसरे से लंबाई में दुगना है, तब लंबे हिस्से को स्प्रिंग स्थिरांक होगा। लंबे हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताना है, ऑप्शन आपके सामने। तो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका था कल कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आप स्प्रिंग को कट करोगे तब ऐसे केस में लेंथ का और टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट ये सब पढ़ा चुका था। देखो मैं बता दूं आपको, ये स्प्रिंग है और इस पूरी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो दे रखी है L, कितनी है L, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि इस स्प्रिंग को ऐसे काटा जाता है, ऐसे काटा जाता है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से दुगना है। मान के चलो मैंने यहां से काट दिया लगभग, सॉरी माफ करना, यानी मैंने यहां से काट दिया, यानी ये वाला हिस्सा मैं इसको बोल रहा हूं L1 और इस वाले हिस्से को क्या बोल रहा हूं OL2। ये वाला हिस्सा क्या है, इस वाला इसका दुगना, तो कितना है, दुगना हो जाएगा L2। इतनी बात क्लियर है। अब हमसे ये बोल रहा है मान के चलो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग स्थिरांक कितना है K1 और इसका कितना है K2, और पूरी स्प्रिंग का क्या है K। तो हमें क्या निकालना है, इसका K1 निकालना है। ठीक है, ये हमें K1 निकालना है। तो सवाल के अंदर मैं K1 निकाल दूं तो आप खुद से कोशिश करना K2 निकालने की कोशिश भी करना। ठीक है, सवाल में K1 पूछ रहा है। देखो मेरे भाई सीधा सा लॉजिक है कि आपको लेंथ कितनी दे रखी है टोटल की L, तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2, ये L1 और L2। L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2L2, पुट कर दूं 2L2 प्लस L2, तो कितना हो जाएगा ये 3L2। बोलो क्लियर, 3L2। तो L बराबर कितना आ गया 3L2। ठीक है, अब मेरे भाई एक काम करो, L2 का यहां से वैल्यू उठाओ, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी L1/2, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3L1/2। तो मेरे भाई L बराबर कितना आ गया 3L1/2। इतनी बात क्लियर है। तो आपको कल मैंने क्या पढ़ाया था, K और L में क्या रिलेशन पढ़ाया था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मैंने आपको बताया था जो K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी जितनी ज्यादा भारी स्प्रिंग होगी, कड़कपन होगी, सॉरी भारी नहीं कड़कपन, जितना कड़क स्प्रिंग होगी उसका K ज्यादा होगा, और जो मुलायम स्प्रिंग होगी उसका K कम होगा।
तो जिसका k ज्यादा होगा उसका l क्या होगा, कम। ये सब मैंने आपको समझा चुका हूं। लेकिन यहां से आपको क्या बात देखने को मिल रही है, यहां से आप ये चीज सीख रहे हो, देखना ध्यान से, यहां से आप ये सीख रहे हो कि जिसका l ज्यादा होगा उसका k क्या होगा, कम। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आप यहां से क्या L1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आप L1 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2L/3 कर सकते हो, 2L/3। तो अब भाई अब बताओ इस हिस्से का k कितना आ जाएगा। जब ये लेंथ 2L/3 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2k। बात समझ में आ रही है। जब ये 2L/3 है तो k कितना हो जाएगा 3/2k टाइम्स पूरी स्प्रिंग का। भाई ये जो L है ये कितना है, ये L कितना है, आपको L दिखाई दे रहा है 3L1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3k। जैसे मैं आपको समझा दूं, मैंने आपको बताया था कि देखो ये स्प्रिंग है, सीधा सीधा समझ लो, ये स्प्रिंग है और इसको दो हिस्सों में काटा गया है। मानो चलो पूरी स्प्रिंग क्या है L, ये हिस्सा L/2 और ये हिस्सा L/2, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में काटा गया है। ठीक है, तो कितना काटा गया है, मान के चलो n हिस्सों में। कितने हिस्सों में, n हिस्सों में। ऐसे समझ लो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, तो दो नहीं, आप मानो L/n 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 ऐसे बहुत सारे हिस्सों में इसको काट दिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी L/n। तो आपको मैंने क्या बताया था, इस केस में k क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ k। याद है मेरी बात आपको, कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ k। अगर आप L को अब मान के चलो n कितना है, अब इसको आप दो हिस्सों में काट रहे हो, दो हिस्सों में, तो ये कितना हो जाएगा L/2, तो k कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k। सेम केस आप यहां अप्लाई कर रहे हो, आप यहां सीधा सीधा अप्लाई कर रहे हो, ये कितना है 2/3L, तो ये कितना हो जाएगा 3/2k। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक बार इस मेरे कॉन्सेप्ट को जाके जरूर देख लेना, ये कल की क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, यानी आपका ऑसिलेशन का पार्ट 5 है। ठीक है, इनको नोट करो, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट और कराता हूं। अब देखो नेक्स्ट, नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो स्थित ऊर्जा है उसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम मीन पोजीशन। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हिंदी में समझ लो इसको, अगर ये आपकी बॉब है यानी सिंपल पेंडुलम है और ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पर जाए इधर या इधर, यानी x बराबर इधर -a प्लस a, इधर क्या हो जाएगा -a, और मेरे भाई ये क्या है मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। तो अगर माध्य स्थिति से ऊपर की तरफ जाए या इधर जाए तो इसका नेचर कैसा होगा ग्राफ का पोटेंशियल एनर्जी का। तो मेरे भाई देखो इस पॉइंट पर यहां ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपको मैंने पढ़ाई थी, यहां मैक्सिमम और यहां भी मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करवाया होगा, आपको मैंने बताया था ग्राफ कि देखो भैया मीन पोजीशन पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, लेकिन इसके यहां x बराबर -a और यहां मेरे भाई x बराबर +a, यहां इन पॉइंट्स पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्या है मैक्सिमम, तो वो ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कराया था, आपको याद होगा। ये क्या है पैराबोला, क्या है ये पैराबोला, परवलयाकार। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन में उसने क्या दिया है कि स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा, सरल गति होगा, ये तो है ही नहीं। लेकिन तीन ऑप्शन देखो, उसने बोला सिमेट्रिक पैराबोला, देखो सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं एक जैसा, सब कुछ एक जैसा हो। ठीक है, तो एक जैसा परवलयाकार। दूसरा अनसिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, तो अनसिमेट्रिक पैराबोला होगा। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयताकार परवलयाकार होगा। अब ये तीनों पैराबोला के ऑप्शन है, लेकिन कौन सा होगा मेरे भाई, हमेशा और हमेशा, जैसे देखो मैं इसको रफ करके समझाता हूं, जैसे हमेशा और हमेशा अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से ऐसे और ऐसे जाएगा तो हमेशा ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। जैसे यहां देखो ये पार्टिकल है यहां, ठीक है, ये पार्टिकल है दैट इज x बराबर व्हाट 0, यहां तो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया तो ऊपर जाएगा यहां। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो,
फिर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर यहां। आप मेरी बात क्लियर समझ रहे हो? फिर यहां, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहां, फिर ऊपर जाएगा यहां। हमेशा हमेशा जो पैराबोला है वो तो एक जैसा ही बनेगा ना, उसमें क्या चेंज आएगा? पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये तो हमेशा चलता रहेगा जब तक ऑसिलेशन होगा, लेकिन पैराबोला हमेशा ऐसा रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है इसका? सिमेट्रिक पैराबोला, यानी एक जैसा परवलयकार। ठीक है, तो याद रखना है इसको। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन देखो ये वाला 8। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग स्थिरांक। K1 एंड K2 हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, अधिकतम वेग है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है? बराबर भी है। व्हेन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि क्या कर रही है? SHM कर रही है। क्या कर रही है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, उन दोनों के एम्पलीट्यूड यानी आयाम का अनुपात बताना है। कब? जब उन दोनों स्प्रिंग का मास कैसा हो? बराबर। मास कैसा हो? बराबर। देखो भाई, ये एक स्प्रिंग है, एक दूसरी स्प्रिंग ये है, ठीक। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो सवाल के अंदर आपको दे रखा है मास दोनों का क्या है? बराबर। ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको? K1। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको? K2। ठीक है। अब आपको बोल रखा है इसकी वेलोसिटी भी क्या है? मैक्सिमम, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। मान चलो ये V1 है और ये क्या है? V2। लेकिन सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है? V1 जो मैक्सिमम है वो V2 के बराबर है। अब हमसे निकलवा रहा है कि उनके एम्पलीट्यूड यानी आयाम, इनका एम्पलीट्यूड मान के चलो A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इनके आयाम का अनुपात बताना है, यानी A1 बट्टे A2 आपको बताना है। तो देखो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? A ओमेगा। मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? पहले के लिए A1 ओमेगा 1, इसका क्या हो जाएगा? A2 ओमेगा 2। क्लियर? अब यहां से देखो आप A1 बट्टे A2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 बट्टे ओमेगा 1। सिंपल, मुझे ओमेगा 2 बट्टे ओमेगा 1 निकालना है, मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो इसको यहां देखो, मैंने आपको क्या बताया था? ये आपको मैंने थ्योरी में समझाया भी था जब मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता रहा था ना। जैसे मैंने आपको बताया था a बराबर माइनस ओमेगा एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये SHM में एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर मैंने आपको बताया था ये ओमेगा क्या है, कहां से आया है। तो मैं एक बार और बता दूं, जैसे आप इस पर फोर्स लगाते हो, स्प्रिंग को खींचते हो, फोर्स लगाते हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। सीधा सीधा अगर मैं तुमसे बोलूं अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो यहां से क्या आ जाएगा? F अपॉन m हो जाएगा। अब जब आप फोर्स लगाते हो तो कितना आता है उसका फॉर्मूला? kx अपॉन m। तो देखो बेटा k अपॉन m, जो k अपॉन m का जो रेशियो है, देखो मास और k स्प्रिंग कांस्टेंट, इनका जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ये भैया कांस्टेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। जैसे k कांस्टेंट मान लिया, वैसे ही फिजिक्स में इन दोनों के रेशियो को, k और m, k स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का द्रव्यमान, इन दोनों के अनुपात को ओमेगा स्क्वायर मान लिया जाता है, दैट इज कांस्टेंट। अगर आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रूट के बाई m। बातें क्लियर है? तो सीधा सीधा आपको यहां ओमेगा मिल गया रूट के बाई m। तो देखो यहां क्या हो जाएगा? रूट के मतलब सेकंड के लिए, तो k2 बाई m। तो भैया देखो मास तो दोनों के लिए क्या है? सेम है, तो मास तो कट ही जाएगा, तो उसको छोड़ो। ये क्या आ जाएगा आपका? रूट k1 बाई m, m से m खत्म, क्योंकि मास दोनों के लिए क्या है? सेम। तो आपको आंसर क्या मिल गया? रूट k2 बटे रूट k1। ऑप्शन देख लो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आप रिलेशन याद रखना ताकि आपको फाइंड आउट ना करना पड़े ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? रूट के बाई m। क्लियर? अब आप 9वें क्वेश्चन में, ये समझ में आता है, इसको नोट कर लिया। देखो ये सवाल बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज सेट अप इनसाइड अ लिफ्ट। भाई कोई लिफ्ट है और इसकी छत से एक पेंडुलम ऐसे लटका दी, ठीक है। द टाइम पीरियड इज मैक्सिमम व्हेन द लिफ्ट इज, ये लिफ्ट किधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कि इस लिफ्ट के अंदर जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक है, उसका टाइम पीरियड कब मैक्सिमम होगा? ऑप्शन देखो, जब ये लिफ्ट रेस्ट में रहेगी तब होगा, या फिर मूविंग डाउनवर्ड नीचे आएगी तब होगा, या ऊपर जाएगी किससे?
कांस्टेंट स्पीड से, ऊपर या नीचे जाए कांस्टेंट स्पीड से, तब इसका आवर्तकाल मैक्सिमम होगा, या फिर नीचे जाए विद एक्सेलरेशन ए से तब मैक्सिमम होगा, या फिर ऊपर जाए एक्सेलरेशन ए से तब मैक्सिमम होगा। तो बारी बारी से मैं आपको सब समझाता हूं। देखो मैं इनको रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपको मैंने जब ये समझाया था लिफ्ट, पेंडुलम इन लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, वहां सारी चीजें क्लियर की थी। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी लिफ्ट है, इसकी छत से पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, इसका मास m है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मान के चलो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये वाली डिसाइड में क्या बताता था आपको, पॉजिटिव लो, उस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए। कब? जब आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। जब आप नीचे आ रहे थे ए एक्सेलरेशन से तो मैंने टाइम पीरियड क्या बताया था 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए। इतनी बात क्लियर है। जब आपकी लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही थी किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मेरा मतलब क्या भाई, एक्सेलरेशन जीरो, यहां पुट कर दो यहां पुट कर दो, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम भाई, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 बाई रूट एल अपॉन जी, दोनों केस में क्या हो जाएगा बराबर, सीधा सा केस। और जब रेस्ट में रहेगी तभी भी इतना रहेगा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कौन सा आंसर हो सकता है। देखो मेरे भाई ये जी प्लस ए का मतलब क्या, ये वैल्यू बढ़ गई, अगर मेरे भाई ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम। जी माइनस ए का मतलब क्या है, ये वैल्यू कम हो गई, मतलब मेरे भाई अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप खुद सोचो ये कौन सा केस था, जब लिफ्ट कहां आ रही है नीचे, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग डाउनवर्ड, जब नीचे आ रही होती है एक नेतांक सॉरी विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से जब नीचे आ रही होती है तब उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम होता है, दैट इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस। क्लियर है? तो मैं इनको रफ करूं, अच्छे से क्वेश्चंस को नोट करो। नोट करो। देखो क्वेश्चन 10, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे करा चुका हूं, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ हॉलो स्फीयर फिल्ड विद वाटर, यानी ये देखो एक सिंपल पेंडुलम है और ये जो बॉब है ना ये पानी से भरी हुई है, फिल्ड है, ठीक है। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ, इसमें से कुछ पानी निकाल दिया जाता है, यानी इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, यानी मान चलो इतना पानी इसमें से निकाल दिया, पहले क्या थी पूरी भरी हुई है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा घट जाएगा बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, एन में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो क्या होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। एल क्या बताई थी मैंने आपको, इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई, और जी क्या बताई थी मैंने, इफेक्टिव जी प्रभावी जी। तो मैंने आपको बताया था लेंथ हमेशा चेंज होगी। लेंथ को कहां से मेजर करो, सेंटर ऑफ मास से, द्रव्यमान केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, ठीक है। देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा तो इसकी लेंथ मेरे भाई L1 इतनी होगी। अब अगर ये पानी नीचे आ गया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए, नीचे खिसक गया तो लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो मेरे भाई L2 ग्रेटर देन L1। अब देख जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, तो मतलब अगर पानी इसमें से निकाल दिया लेंथ बढ़ गई तो भैया इस केस में इसका जो टाइम पीरियड है पहले वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया था कि कोई सुंदर कन्याएं वो झूले पर खड़ी है, ठीक है, फिर वो बैठ जाती है, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या होगा, वही सेम लॉजिक है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराया था कि ऐसे करके पानी दे रखा था, फिर मैंने आपको कराया था कि अगर ये पूरा खाली हो जाए, अब इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, पूरा खाली हो गया दोबारा से इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर आ जाएगा, तो अब इसका और इसका, पहले वाले का और इसका, दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड आवर्तकाल। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब आओ आप इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना अगर नोट नहीं किया है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो सवाल ये बोल रहा है कि द मास एंड डायमीटर, मास को हिंदी में द्रव्यमान और डायमीटर को बोलते हैं भाई, रेडियस को तो त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर को व्यास, हाँ डायमीटर को व्यास बोलते हैं हिंदी में, ऑफ प्लानिट यानी
आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी इफ इट इज सेकंड पेंडुलम ऑन द अर्थ। मतलब ये है कि आपको एक तो अर्थ दे रखी है और ये आपको कोई प्लैनेट दे रखा है, ग्रह। ध्यान से समझना, मान के चलो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इतना है, इसका जो डायमीटर है वो डी है, डी मान लेता हूं इसका डायमीटर यानी व्यास, डीई डायमीटर ऑफ अर्थ। अब उसने बोला है कि प्लैनेट का जो मास है, द्रव्यमान है, वो अर्थ के मास से दुगुना है, यानी मास ऑफ प्लैनेट क्या है, दुगुना है मास ऑफ अर्थ से। और क्या बोला है, जो डायमीटर है प्लैनेट का वो भी अर्थ के डायमीटर से दुगुना है। ठीक है, ट्वाइस दो अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी, यानी इस प्लैनेट पर जो टाइम पीरियड होगा, मान के चलो इसको मैं टीपी बोल देता हूं, प्लैनेट है ना, ये क्या होगा, प्लैनेट पर टाइम पीरियड क्या होगा जब इफ इट इज अ सेकंड पेंडुलम। ये जो पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सेकंड पेंडुलम है, द्वितीय लोलक है। मैंने आपको सेकंड पेंडुलम बताया था कि ऐसी पेंडुलम जो एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, इट इज अ सेकंड, तो अगर वो एक पूरा चक्कर लगा लेती है कितनी देर में, 2 सेकंड में, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। मैंने आपको बताया था ये है पेंडुलम, अगर ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है कितनी देर में, 2 सेकंड में, तो इस पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। तो उसने बोला कि अर्थ पर ये जो पेंडुलम है वो कौन सी है, सेकंड पेंडुलम है। तो मेरे भाई इस केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा सेकंड पेंडुलम का अर्थ पर वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो अब आपको अगर ये प्लैनेट पर चली जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपको गिवन है 1/√2, 2√2 एंड 1/2 सेकेंड। ठीक, करते हैं, मैं इसको भी रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूं ना, क्वेश्चन को देख लेना आप। देखो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/G। लेंथ दोनों केस में सेम है, मैं अर्थ पर बात कर रहा हूं, ये अर्थ के लिए है, तो G ये कहां पर हो जाएगा, अर्थ पर, लेंथ दोनों केस में सेम होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा प्लैनेट पर क्या हो जाएगा, 2π√L/ प्लैनेट पर यानी जीपी मतलब ग्रेविटेशन कहां, गुरुत्व कहां पर है, प्लैनेट पर, ये क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड। अब मेरे भाई मुझे पता है अर्थ पर ये 2 सेकंड है, ये मुझे निकालना है, 2 से 2π कट जाएगा, ये कट जाएगा, L कट जाएगा, लेकिन जीई से जीपी नहीं कट पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलता कि चंद्रमा दे रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते G/6, लेकिन अब उसने आपको कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया ये कौन सा प्लैनेट है, सिर्फ आपसे बोल दिया प्लैनेट है। तो ऐसे केस में तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे इस डाटा को, तो आप क्या करोगे, सिंपल जी की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी, याद करो, G बराबर Gm/r², यही तो पढ़ाई थी। डायमीटर की बात कर रहा है तो आर की जगह क्या पुट कर दो, डायमीटर यानी व्यास, d²। अर्थ के लिए बात कर रहा हूं तो मास ऑफ द अर्थ, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ। बात समझ में आ गई। प्लैनेट के लिए अगर आप बात करें तो जीपी बराबर क्या हो जाएगा, Gmp/dp²। ये प्लैनेट पर व्यास है, डायमीटर। अब देखो सवाल के अंदर मास ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, और डायमीटर ऑफ प्लैनेट क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मैं इसको पुट कर दूं, मास ऑफ प्लैनेट की जगह 2me इंटू 2me अपॉन डायमीटर प्लैनेट का क्या है, ये 2de, तो 4de², क्या लिख दूं इसको, 4de²। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखूं तो 2 से 4 को काटूंगा तो नीचे क्या बचेगा, 2, और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिखूं तो ये आ गया 1/2 इंटू Gme/de का स्क्वायर। अब मेरे भाई देखो ये क्या, ये तो यही निकल के आ गया Gme/d², तो क्या इस वैल्यू को मैं वहां पुट कर सकता हूं, ये क्या निकल के आ गया मेरे भाई, Ge/2। तो आपको सीधा सीधा रिलेशन क्या मिल गया, कि Gp बराबर क्या होता है, Ge/2। ये आपको रिलेशन अब मिल गया। अब आपके लिए सीधा सीधा आसान है कॉन्सेप्ट, अब लगा दो यहां Gp की जगह क्या पुट कर दो, Ge/2 पुट कर दो। अब देखो 2 कहां पहुंच जाएगा, यहां ऊपर, तो ये आ गया 2L। डिवाइड कर दो भाई इसको, 2π से 2π गया, ठीक है, G से G गया, L से L गया, बचा क्या ऊपर, √2, तो ये बचा आपके पास T/TP बराबर √2। ठीक है, √2। इतनी बात है, क्लियर है, सॉरी ये √2 तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, √2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा आपका दैट इज 1/√2। कितना आ जाएगा ये, 1/√2। क्लियर, देखो ये √2 तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो ये आ गया इतना।
अब आपको टीपी निकालना था, तो टीपी क्या हो जाएगा, TE√2। अब टाइम पीरियड अर्थ पर क्या होता है सेकंड पेंडुलम का, 2 सेकंड, पुट कर दो 2 सेकंड, तो आपका आंसर क्या आएगा 2√2 सेकंड। क्लियर है, 2√2 सेकंड। ठीक है, समझ में आती हैं चीजें, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इसको देखो आप, इसको मैं रफ कर दूं, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसको देखो आप, ये बोल रहा है कि इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है, सॉरी, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, हाँ, सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है पता है, आपको स्प्रिंग पेंडुलम दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रॉम अ स्प्रिंग, हाँ, एक स्प्रिंग पेंडुलम दे रखी है, स्प्रिंग लोलक दे रखी है, और उसका आपको टाइम पीरियड बताना है जब उसका मास कितना हो जाए 4m। उसने क्या बोला है कि अगर जो स्प्रिंग पेंडुलम है जब उसका मास m है, उसके बॉब का मास m है, तब टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड। लेकिन अगर उस बॉब का मास बढ़ा के कितना कर दिया जाए 4m 4m, तब टाइम पीरियड क्या होगा उस स्प्रिंग पेंडुलम का, स्प्रिंग लोलक, ध्यान से सुनो, किसका, स्प्रिंग पेंडुलम। तो मेरे भाई मैंने आपको स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बताया था, 2π√m/k। मैंने आपको सवाल में क्या समझाया था, m क्या होता है, जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब आपको मैंने बताया था कि m होता है इनर्शियल फैक्टर, यानी जड़त्व गुणांक, या मास ऑफ द सिस्टम भी बोल देते हैं। k क्या बताया था आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब उसने बोला कि जब उसका मास m है तब टाइम पीरियड कितना है स्प्रिंग पेंडुलम का, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड मान के लिख दूं या 1 सेकेंड, तो 2π√m/k, इक्वेशन 1 डाल दो। अब बोला जब उसका मास 4m कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 4m, तो 2π कितना हो जाएगा 4m/k, तब आपको टाइम पीरियड बताना, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं t', ये आपको t' निकालना है। सीधा सीधा है भाई, डिवाइड कर दो, देखो 2π से 2π गया, k से k गया, √m से √m गया, बचा कितना है 2, तो 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर दो, t' क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। और आप ऑप्शन को भी देख के समझ सकते थे कि देखो t बराबर क्या फॉर्मूला है स्प्रिंग पेंडुलम का, m/k, मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, सीधी सी बात। अब देखो मास पहले 1 सेकेंड, सॉरी टाइम पीरियड जब 1 सेकेंड था तब मास m था, अब मास आप बढ़ा दोगे 4m कर दोगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, कितना आ गया 2 सेकेंड। तो ऑब्वियस ही बात है, ये और ये ऑप्शन तो नहीं थे, इन दोनों में से कोई ना कोई होता। क्लियर। तो आपको अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कल आपको फिर मैं एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपका फिनिश हो चुका है ऑसिलेशन, मेहनत करते रहिए। ठीक है।